हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस के सेकंड पार्ट के बारे में। पार्थिनोजेनेसिस पार्ट सेकंड। और ये जो पार्थिनोजेनेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने स्टडी की थी कि डेवलपमेंट विदाउट सिनगेमी, कि बिना किसी हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट के फर्टिलाइजेशन के या बिना किसी गैमेट के फर्टिलाइजेशन के किसी भ्रूण का विकास हो जाना, भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाना। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल टाइप का और आर्टिफिशियल रूप में किस प्रकार का होता है। और नेचुरल में भी हमने दो प्रकार पढ़े हैं इसके। एक तो होता है साइक्लिक और दूसरा होता है कंप्लीट। तो जो पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी कि नेचुरल टाइप का जो साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है और कंप्लीट टाइप का जो पार्थिनोजेनेसिस है वो किस प्रकार का होता है। हम आज इस वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हुए स्टडी करने जा रहे हैं कि कंप्लीट टाइप का जो पार्थिनोजेनेसिस का प्रक्रम है ये दो भागों में विभक्त हो रखा था, और एक को हम कहते हैं हैप्लॉइड और दूसरे को कहते हैं डिप्लॉइड। कंप्लीट जो पार्थिनोजेनेसिस है नेचुरल, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हैप्लॉइड या फिर इसको हम कहते हैं एरेनोटोकस, ठीक है, जिनमें केवल मेल डेवलप होते हों। एरेनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। दूसरी तरफ है डिप्लॉइड या फिर थैलोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। साइक्लिक में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर जंतु के अंदर ये देखने को मिले कि एक अवस्था पार्थिनोजेनेसिस की है तो दूसरी सेक्सुअल है, फिर तीसरी जो है पार्थिनोजेनेसिस। इस तरीके से एक चक्रीय मोमेंट यहाँ पर चलता रहता है। जबकि कंप्लीट के अंदर हमने ये भी स्टडी की थी कि यहाँ पर ज़्यादातर पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही यहाँ पर जनन की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। कोई एक स्टेज हो सकता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो, बाकी पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही इनके अंदर जनन का प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है, जिनमें मॉथ शामिल हैं, कॉकरोच शामिल हैं, ये आपके प्रेइंग मेंटिस शामिल है, ग्रास होपर शामिल है। ये सभी एग्जाम्पल हमने लिए थे। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इनके एग्जाम्पल। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। यहाँ पर जैसे ग्रास होपर, जिसको हम लोकस्ट के नाम से जानते हैं, प्रेइंग मेंटिस उसके अंदर भी देखने को मिलता है, मॉथ्स के अंदर भी देखने को मिलता है, और आप ये फिशेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, और सैलामेंडर, इसके अलावा कॉकरोच के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। ये सब एग्जाम्पल्स के बारे में हमने स्टडी की थी पिछले वीडियो में। आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में दोनों में फ़र्क क्या है। कि हैप्लॉइड टाइप का जो है उसको आप सबसे अधिक देख सकते हैं एपिस मेलिफेरा के अंदर। एपिस मेलिफेरा की जो प्रजाति है, मधुमक्खी की जो ये प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, इसके अंदर अधिकतर हैप्लॉइड या फिर एरेनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस
का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वास्प हैं, ततैये हैं, चींटियाँ हैं, आंट्स हैं, वाइट फ्लाई हैं, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। वास्प, चींटियाँ, ठीक है, वाइट फ्लाइज, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हेप्लॉइड टाइप का या फिर जो एरेनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, केवल मेल डेवलप होंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चला हो एरेनोटोकस, और यहाँ पर थैलाटोकी, इस नाम से आपको पता चला हो कि ये जो प्रोसेस है हेप्लॉइड टाइप का, उसके अंदर केवल अगुणित गुणसूत्रों के सेट युक्त संरचना यहाँ पर मौजूद है, और उस अगुणित गुणसूत्रों के सेट युक्त संरचना में यहाँ पर क्या होगा, केवल मेल विकसित होंगे या डेवलप होंगे। जबकि दूसरा जो प्रोसीजर है, इसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के रूप में आपको संरचनाएं देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर क्या होगा कि केवल फीमेल यहाँ पर डेवलप होंगी, मादाएं जो हैं वो यहाँ पर विकसित होंगी, ठीक है। तो हेप्लॉइड टाइप की जो प्रोसीजर है उसको भी हमने पढ़ा, जहाँ पर हेप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट ही मौजूद हो। तो ऐसी अवस्थाएं जिनमें केवल हेप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट अपने को देखने को मिले, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, जहाँ पर एरेनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस के रूप में ये जाना जाता है। इसी को हम ये कहें कि ये बीटल्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है, कोलियोप्टेरा के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसे हम एग्जाम्पल इसका जो है, और भी अगर अपन इसको विस्तार से पढ़ें तो ये कोलियोप्टेरा मतलब बीटल्स के अंदर ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बीज हैं, मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, उनके अंदर भी, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर ये फ्लाइज का, वो है हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाइमेनोप्टेरा के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें बीज शामिल होती हैं, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो हैं यहाँ पर वर्टिब्रेट्स और एरेक्निड्स जो हैं, मकड़ियाँ हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने होंगे, एरेक्निड्स के अंदर भी, या फिर हम ये कहें कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था लिजार्ड का, वो अधिकतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लिजार्ड्स में जो लेसर्टा की स्पीसीज है उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है, जहाँ केवल हेप्लॉइड गुणसूत्रों के सेट मौजूद हों। दूसरी तरफ हम बात करें जो डिप्लॉइड या थैलेटोकस टाइप की जो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसमें डिप्लॉइड गुणसूत्रों के सेट मौजूद होते हैं, और ऐसी अवस्था जहाँ पर केवल फीमेल जो हैं वो डेवलप होती हैं। इनमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड जो डिप्लॉइड एग हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, पोलर बॉडीज़ के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो है उसका यहाँ पर लोपन होता है, अधिकतर अर्धसूत्री विभाजन सही रूप में नहीं हो पाता। अर्धसूत्री विभाजन का यहाँ पर लोपन होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो अनफर्टिलाइज्ड जो डिप्लॉइड एग हैं वो पोलर बॉडी के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, जब हम oogenesis का प्रोसीजर हमने पढ़ा था, तो आपने देखा कि जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन है, इन सब के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो रहा था, एक डेवलप्ड oocyte की सहायता से हमने पढ़ा फर्स्ट प्राइमरी oocyte, हमने पढ़ा था प्राइमरी oocyte, और फिर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा था, और अंत में हमने ये देखा कि एक मैच्योर ओवम प्लस पोलर बॉडीज़ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और ये पोलर बॉडीज़ क्या हो रही थी, यहाँ पर नष्ट हो जाती थी। रीज़न क्या कि एक तो इनके अंदर पर्याप्त गुणसूत्रों की संख्या नहीं बचती थी, दूसरा इसमें कारण क्या था कि यहाँ पर
इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो साइटोप्लाज्म है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं रह पाता था, जिसके कारण ये जो है पोलर बॉडीज जो है वो निषेचन के अंदर या निषेचन के योग्य नहीं थे। और फिर जो निषेचन के योग्य जो संरचना थी ओवम, वो जो है फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले कर देती थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पोलर बॉडीज हैं ये क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं अनफर्टिलाइज एग के साथ में। और ये फिर जो संरचना है, जैसे ये पोलर बॉडीज यहाँ पर फ्यूज होंगी तो दोनों की ये जो गुणसूत्रीय अवस्थाएं हैं ये फिर क्या होगी, डिप्लॉइड स्टेज के अंदर कन्वर्ट होकर के और निषेचन में अपना रोल प्ले करेंगी। और यहाँ पर ये जो ओवम है ये फिर क्या करता है, इस तरीके की संरचना का निर्माण करता है जिसमें कि एक जो विकसित भ्रूण है उसका निर्माण हो जाए। अब ये जो प्रोसीजर है डिप्लॉइड टाइप का, ये तो केवल यहीं तक इसका सीमित हो गया। हेप्लॉइड जो या फिर आरिनोटोकस टाइप की जो पार्थिनोजेनेसिस है उसके कोई अलग से प्रकार नहीं देखे गए, लेकिन डिप्लॉइड टाइप की जो संरचना है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो थैलेटोकी जो संरचना है ये जिसमें पोलर बॉडी जो है वो फ्यूज हो रही है, तो फ्यूज होने के तरीके अलग अलग हैं। उस तरीके के बेसिस पर हम बात करें कि भी जो यहाँ पर इसमें किस तरीके से ये फ्यूज हो पा रही हैं या फिर डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से अलग अलग रूपों में पोलर बॉडीज हैं, या फिर इनके अंदर मैच्योरेशन डिवीजन है या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के बाद कोई संरचना का इस तरीके से विलोपन हो रहा है या अर्धसूत्री विभाजन वहीं पर बंद हो चुका है। तो ये जो संरचनाएं हैं उसके आधार पर ये दो अलग अलग रूपों में विभक्त होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट है इसमें एमियोटिक और दूसरा है मियोटिक थैलेटोकी। डिप्लॉइड टाइप की जो थैलेटोकस व्यवस्था है ये दो प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं एमियोटिक थैलेटोकी, दूसरा है मियोटिक थैलेटोकी। ठीक है, तो एमियोटिक और मियोटिक में फ़र्क क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो एमियोटिक जो थैलेटोकी है इसके अंदर क्या होगा, जो डिविजन्स की जो प्रक्रिया जहाँ पर चलती हैं, हम जानते हैं जहाँ पर गुणसूत्रीय विभाजन की जो प्रक्रियाएं चलती हैं उनमें जो मैच्योरेशन डिविजन्स हो रहे होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी अवस्था है जो कि पूर्ण रूप से सप्रेस हो जाती है, अवमंदित हो जाती है, रुक जाती है। तो एमियोटिक जो थैलेटोकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाता है, नहीं हो पाता। ये पहला जो विभाजन है यही सही रूप में नहीं हो पाता, जिसके कारण गुणसूत्रीय अवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप डेफनिया के अंदर या फिर जो लॉन्ग हॉर्न जो ग्रास ऊपर है उसके अंदर भी ये हम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी जो डिवीजन होंगे वो इसमें फिर नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये जो अवस्थाएं यहीं पर अवरुद्ध हो जाएंगी। और ये एमियोटिक थैलेटोकी टाइप का जो पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम किस में देख रहे हैं, ज़्यादातर ये जो लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऊपर है उसके अंदर ये देख सकते हैं। डेफनिया ऊपर या फिर प्रेइंग मेंटिस के अंदर ये हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करें कि ये जो मियोटिक थैलेटोकी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, मियोटिक थैलेटोकी के अंदर कि कोई विभाजन की एक अवस्था है वो सप्रेस्ड होती है। यहाँ पर क्या होगा, पहला विभाजन सही होगा, दूसरा विभाजन भी सही होगा, लेकिन दूसरे विभाजन के बाद में एक अवस्था ऐसी आएगी जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये सही रूप में एक मैच्योरेशन डिवीजन की तरफ नहीं बढ़ पाती है। तो कोई एक स्टेज जो है यहाँ पर विभाजन की वो अवमंदित हो जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर
कि फर्स्ट तथा सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन यहाँ पर सही रूप में चलेंगे, लेकिन विभाजन की एक अवस्था, विभाजन की कोई एक अवस्था सही रूप में नहीं हो पाती, जिसके कारण ये जो अवस्थाएं हैं ये फिर पार्थिनोड्स डेवलप करती हैं। तो यहाँ पर जो हैप्लॉइड क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर हैं वो फिर किस तरीके से, हमने जैसे पढ़ा कि पोलर बॉडी जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, तो फ्यूज होने के लिए यहाँ पर या तो इनके अंदर किसी रूप में डिवीजन के कारण ये सेपरेट नहीं हो पा रही हूँ, या फिर इनके अंदर इस तरीके का मेथड अपनाया जाए जो कि आपस में इन दोनों को अटैच कर देता हो। तो ये इनके दो तरीके हैं, मेयोटिक थैलीटोकी के दो तरीके हैं। यहाँ हम बात करेंगे दो तरीके हैं जो कि मेयोटिक थैलीटोकी जो है उसको उत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला मेथड है बाय रेस्टिट्यूशनल मेथड और दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑटो फर्टिलाइजेशन। पहला है रेस्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है ऑटो फर्टिलाइजेशन। तो रेस्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो केंद्रक, जैसे हम ये कहेंगे कि जो पितृक कोशिका है उसमें साइटोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया है, जो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर एब्सेंट हो जाती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया है वो भी आपको देखने को नहीं मिल सकती, जिसके कारण जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक तो ये तरीका है जिसको हम प्रत्यार्पण के नाम से जानते हैं, रेस्टिट्यूशनल मेथड के नाम से जानते हैं, जिसके कारण जो है वो पोलर बॉडी जो है वो सेपरेट नहीं हो पाती है। दूसरा तरीका है ऑटो फर्टिलाइजेशन का, जिसमें मैच्योर ओवम और पोलर बॉडी जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक डिप्लॉयड स्टेज का यहाँ पर निर्माण करवा लिया जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, ये जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रक्रम है कंप्लीट टाइप का वो डेवलप हो जाता है। और ये दोनों में हम देखेंगे कि ये तो आपको देखने को मिल सकता है लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में, ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल सकता है क्रस्टेशियन एनिमल्स के अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर, क्रस्टेशियंस एनिमल के अंदर, और ये आपको लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में देखने को मिल सकता है बाय रेस्टिट्यूशनल मेथड, प्रत्यार्पण विधि तथा ऑटो फर्टिलाइजेशन, स्वतः निषेचन जिसको हम कहते हैं, स्व निषेचन जिसको हम कहते हैं। तो ये दोनों प्रक्रम हैं जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर डिवीजन जब हो रहे हों तो या तो सेपरेशन की प्रक्रिया सही नहीं हो पा रही है, या फिर ये आपस में फ्यूज होकर के एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये फिर क्या करती है, पार्थिनोड्स उत्पन्न करती हैं। तो ये है इसका इसके टाइप्स जिनमें हमने बात की, नेचुरल जिसमें साइक्लिक और कंप्लीट टाइप का जो है पार्थिनोजेनेसिस हमने स्टडी की है। नेक्स्ट है इसके अंदर आर्टिफिशियल टाइप का। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम देखते हैं कि या तो हम फिजिकली कोई ना कोई स्टिमुलस उसको दें, तो फिजिकली कोई स्टिमुलस दे करके हम आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को उत्पन्न कर सकते हैं। वो हो सकता है आप टेम्परेचर की सहायता से आप इसमें उत्पन्न कर सकते हो, हॉट नीडल की सहायता से इसके अंदर आप जो हैं पार्थिनोड्स जो हैं वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल्स की सहायता भी ले सकते हैं, आपको इस तरीके के जो क्षारीय पदार्थ हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोल्यूइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम कहें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन केमिकल्स के इस्तेमाल से भी आप क्या है कि आर्टिफिशियल जो पार्थिनोजेनेसिस है उसको आप संपन्न करा सकते हैं। इसके अलावा ये देखें कि केमिकल्स के अलावा आप रेडिएशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। रेडिएशंस में जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनके अलावा जो एक्स किरणें हैं, एक्स रेज हैं, उनकी सहायता से भी हम जो हैं इनको इंड्यूस कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, इंड्यूस किया जा सकता है बाय द केमिकल्स
एक्सरेज, रेडिएशंस और एक्सटर्नल स्ट्रोक, या हम ये कहें अंडे को बहुत से, जैसे सी अर्चिन है उसके अंदर भी इस तरीके से पार्थिनोड्स उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम ये कहें अंडे को रगड़ करके भी उसके अंदर पार्थिनोड्स उत्पन्न किया जा सकता है। एक तरीके से उद्दीप्त करना है, उद्दीपन प्रोवाइड करवाना है। और इस उद्दीपन के अलावा हम ये भी कह सकते हैं किसी अंडे के अंदर कोई फॉरेन स्पर्म है, उसकी एंट्री करवा करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्थिनोड्स उत्पन्न कर सकते हैं। वहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया हम संपन्न करवा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल रूप में, चाहे आप तापक्रम की सहायता से करें या आप किसी रसायन की सहायता से करें, आर्टिफिशियल रूप में भी हम पार्थिनोड्स उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पार्थिनोजेनेसिस का प्रक्रम, जिसके बारे में हमने स्टडी की कि कौन कौन से एनिमल हैं। ज़्यादातर जैसे हमने कहा हाइमेनोप्टेरा हो, लेपिडोप्टेरा हो, कोलियोप्टेरा हो या फिर लिजार्ड की स्पीशीज हो, ये सब जो हैं पार्थिनोड्स उत्पन्न कर सकती हैं, जिनमें बिना किसी निषेचन की प्रक्रिया के एक एम्ब्रियो का विकास करवाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।